नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृतामृतम पे। हम लोग कारक प्रकरण की श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें मेरे 2 वीडियो हो चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कारक का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या है, कारक की व्युत्पत्ति क्या है, इन सब बातों पर चर्चा हुई थी। दूसरा वीडियो जिसमें हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत पहले सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा का अध्ययन किया था, जिसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती थी। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, लिंग, परिमाण, वचन क्या होते हैं, इन सब बातों पे चर्चा हुई थी। उन सब में अगर आपको संदेह हो तो आप कमेंट के माध्यम से बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और आप सबने पिछले दोनों वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो उस सूत्र के आगे आज से हम लोग अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे, जिसमें अगला सूत्र है संबोधने च। इसमें 2 पद हैं, एक है संबोधने और दूसरा पद है च। तो दोनों पदों को हमने बताया था कि किसी भी सूत्र को अगर स्पष्ट रूप से समझना है तो उसमें आए हुए पदों को स्पष्ट रूप से अगर हम समझ लेते हैं तो उस सूत्र के अर्थ को हम समझ जाते हैं कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। इसमें 2 पद हैं संबोधने च। संबोधन जो पद है इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है और च। तो संबोधने च मतलब संबोधन में च का अर्थ जानते ही हो। और तो हमारे सामने एक बात आती है कि यहाँ पे च इन्होंने क्यों लिखा, च की जगह और। तो च का मतलब हम क्या समझे यहाँ पे, च का मतलब तो वैसे सामान्य रूप से और होता है, लेकिन च का मतलब हम यहाँ क्या समझें। तो हम लोगों ने पिछले सूत्र में पढ़ा था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से वहां पे जो प्रथमा शब्द आया था, वहां पे इस सूत्र में उस सूत्र से प्रथमा शब्द की अनुवृत्ति आई है। अनुवृत्ति का मतलब होता है कि पिछले सूत्र से आगे वाले सूत्रों में किसी भी शब्द को अगर कोई तुरंत शब्द सूत्र आ रहा है तो उस शब्द में अगर फिर से वही लिखना हुआ तो उस शब्द को हम लोग पिछले सूत्र से ले लेते हैं, उसी को अनुवृत्ति कहते हैं। अनुवृत्ति की कल्पना पाणिनि ने क्यों की? अनुवृत्ति जो होती है उसकी गणना या फिर उसकी कल्पना भगवान पाणिनि ने क्यों की? हमारे मनुष्य जात में आप लोग देखते होंगे कि एक चीज है कि हम लोग कोई चीज शॉर्टकट में करना चाहते हैं, कोई भी काम होता है शॉर्टकट में करना चाहते हैं, और वही मेथड भगवान पाणिनि ने भी अपनाया। शॉर्टकट का मतलब क्या है? जैसे क्या होता है कि हम लोग संक्षिप्त बोलना चाहते हैं, कोई चीज की सोचते हैं कि कितना जल्दी ये काम हो जाए, तो वही उसी कॉन्सेप्ट को लेके भगवान पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में उसका प्रयोग किया है। कैसे प्रयोग किया है? जैसे च की जगह इनको लिखना था प्रथमा, मतलब इनको लिखना था कि संबोधने प्रथमा, मतलब संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा में 3 वर्ण अक्षर थे, कुल मिला के 3 वर्ण थे, और तो च, तो इनका काम चल गया सिर्फ च से, क्योंकि पिछले सूत्र में उन्होंने वही बात कही है प्रथमा, तो इस सूत्र में उनको पुनः नहीं कहना था, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, च। और हम भी देखते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, जैसे आप हिंदी के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उनका नाम है, तो जैसे उनके बारे में हमें परिचय लिखना होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एक बहुत अच्छे कवि थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इस गांव के निवासी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की माता का ये नाम था। ऐसे अगर बार बार कहें तो ये वाक्य बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एक बहुत बड़े कवि थे, उनका गांव यहाँ था, उनके पिता का नाम ये था, तो उनका शब्द के द्वारा हम लोग पूरे शब्द को समझ लेते हैं कि उसी बात को समझ लेते हैं उससे। इसी तरीके से पाणिनि ने भी क्या किया कि जैसे हम लोग अभी वो बात कही है तो फिर से न कह के च का प्रयोग कर दिया, तो च से और मतलब प्रथमा। तो यहाँ पे च का आपको समझना है प्रथमा, तो संबोधने प्रथमा मतलब संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो प्रथमा हम लोग पढ़े थे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र। इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तब एक प्रश्न हमारे सामने और आता है कि संबोधन में प्रथमा हो तो संबोधन है क्या? प्रश्न आना चाहिए, संबोधन है क्या? तो संबोधन मतलब होता है सम्यक बोधन। सम्यक बोधन मतलब अच्छी तरह से किसी को भी
किसी अगले व्यक्ति को कोई चीज बोध करा देना ही संबोधन होता है। सम्यक बोधन, संबोधन मतलब सम्यक बोधन। जैसे आप, राम और रमेश आपस में दो मित्र हैं, राम को रमेश से कुछ बात करनी है तो कहेंगे रमेश, तो रमेश क्या होगा, राम की ओर अभिमुख होगा कि हाँ बताओ क्या बात है। तो राम और रमेश के बीच एक बन गया कि राम रमेश से कुछ कहना चाह रहा, तो राम रमेश को क्या कर रहा, संबोधन कर रहा है, उसको सम्यक बोधन कि तुम सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे जब सीता का हरण हुआ, वन से सीता का हरण हुआ तो राम और लक्ष्मण दोनों, राम बुला रहे थे सीते सीते सीते, तो क्या होता, सीता को संबोधन कर रहे थे कि सीते मेरी बात सुनो, भले उन्होंने नहीं सुना, तो वही होता है संबोधन को किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करना कि मेरी बात अच्छी तरीके से सुनो कि मैं क्या कर रहा हूं, वही होता है संबोधन। तो वहां पे अगर होगा तो संबोधन में च मतलब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो संबोधन च में बस यही है, संबोधन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग, च से पिछले सूत्र में और पिछले सूत्र में मतलब प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा शब्द की अनुवृत्ति आई है। अनुवृत्ति हमने बताया कि अनुवृत्ति क्या होती है, मतलब कि पिछले सूत्रों से अगर अगले सूत्र में तुरंत बात के सूत्र में कुछ बात कहनी हुई, अगर पिछले सूत्र में अगर वो बात कही गई है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। भगवान पाणिनि का ये सूत्र की शैली रही है। तो उसमें प्रथमा, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये इस सूत्र से स्पष्ट हुआ। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र और संबोधन, इतनी चीजों में हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। मैं समझता हूं कि यह सूत्र आपको स्पष्ट हो गया हो। अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र है कारके। कारके हमने लिखा है जैसे अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र है। तो दो बातें आई, अधिकार सूत्र मतलब सूत्र होता क्या है, सूत्र क्या है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि सूत्र क्या है। सूत्र पिछले भी दो सूत्रों को पढ़ा, तो सूत्र है क्या, और अधिकार सूत्र का मतलब सूत्र कई प्रकार के होते हैं, इसका मतलब तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये दो बातें हमारी समझनी है। ये दो प्रश्नों का हमें जवाब चाहिए। तीन बातों पे हम चर्चा करेंगे, सूत्र होता क्या है और सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र क्या है, पहली बात, सूत्र की परिभाषा विद्वानों ने दी है अल्पाक्षरम, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अल्पाक्षरम संदिग्धम, द्विस्वतोमुखम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, यहाँ पे संधि हो गई है, तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम, सारवद विश्वतोमुखम, अस्तो भमन वद्यम च, अस्तो भमन वद्यम च, सूत्रम सूत्र विदु विदु। आपको इन सब का जो सूत्र होते हैं, जो संस्कृत शब्द हैं, उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल भी बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें जो हमारे पीडीएफ होंगे उस पर प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आप समझिए पहले, अल्पाक्षरम सूत्र की जो भगवान पाणिनि की जो लिखने की शैली थी वो सूत्र की थी। और सूत्र कैसे होते, अल्पाक्षरम मतलब कितना कम से कम सूत्र, कितना कम से कम शब्दों के माध्यम से मैं सूत्र लिख दूं। जैसे यहाँ पे संबोधने च जब हम लोग पढ़ रहे थे, संबोधने च, तो यहाँ पे च की जगह उनको प्रथमा कहना था, संबोधने प्रथमा, लेकिन क्या कहा उन्होंने च कहा। तो च कहने का क्या मतलब था कि अल्पाक्षरम, उनकी प्रवृत्ति क्या है कि कम से कम अक्षर होने चाहिए सूत्र में। तो यहाँ पे उनकी परिभाषा जो है अल्पाक्षरम, तो यहाँ पे अल्पाक्षरम तो प्रथमा की जगह च कर दिया, तो यहाँ पे दो वर्णों की कमी हो गई। तो
व्याकरण संस्कृत में मानी जाती है कि अगर आधा अक्षर किसी भी सूत्र में आधा अक्षर की कमी हो गई तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के बराबर विद्वान लोग उत्सव मनाते थे। तो यहाँ पे तो 2 बार की कमी हो गई तो बहुत ज्यादा उत्सव मनाएंगे। तो ये बात हो गई। तो पहली बात ये यहाँ पे जो कमी की गई थी वो इस सिद्धांत के अंतर्गत थी कि अल्पाक्षरम सूत्र, अल्प अक्षर मतलब कम से कम अक्षर वाले होने चाहिए। दूसरी असंदिग्धम मतलब सूत्र बहुत स्पष्ट और क्लियर कट होने चाहिए, उनमें संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हो गई। तीसरा सारवत विश्वतोमुखम, सारवान होने चाहिए मतलब उनकी बात जो सूत्र जो कह रहे वो गंभीरता होनी चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। और विश्वतोमुखम चारों ओर, विश्वतो मतलब होता है चारों ओर, विश्वत मतलब होता है चारों ओर। तो मतलब सूत्र जो है उनको उदाहरण स्वरूप कहीं भी प्रस्तुत किया जाए तो उनमें कोई विवाद ना हो कि अरे ये बात तो गलत है। तो सारवत विश्वतोमुखम। अस्तो भवन वद्यम च मतलब कि अनवद्यम च मतलब कि अनिंदनीय। सूत्र कैसे होने चाहिए? निंदनीय नहीं होने चाहिए, ऐसा सूत्र होना चाहिए। विदो विदु मतलब विद्वानों ने ऐसा कहा है। तो ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, ये परिभाषा हो गई। ठीक है, तो ये हो गया अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो अधिकार सूत्र में सूत्र को हमने जान लिया कि सूत्र क्या होता है। अल्प अक्षर वाला हो, असंदेह हो, सारवान हो, कहीं भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, अनिंदनीय हो, ऐसी अगर बात है कहीं किसी वाक्य में तो उसको हम लोग विद्वान लोग सूत्र की परिभाषा के अंतर्गत। तो सूत्र क्या है ये आपको मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको स्पष्ट हो गया। अब अगली बात पे चलते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? जैसे यहाँ पे अधिकार सूत्र है, इस तरीके से हमें लग रहा है कई प्रकार के सूत्र होंगे। तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सूत्र देखिएगा, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एवं च, विधिर नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्रमुच्यते। संज्ञा च मतलब संज्ञा पहला सूत्र, परिभाषा मतलब दूसरे प्रकार का, विधि मतलब तीसरे प्रकार का, नियम मतलब चौथे प्रकार का, अतिदेश मतलब पांचवें प्रकार का, अधिकार मतलब छठवें प्रकार का। इस प्रकार से सूत्र के प्रकार कितने होते हैं? 6। दोस्तों थोड़ा आसपास शोर हो रहा है तो उसकी आवाज जाएगी, उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन यहाँ पे तो संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। तो संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, इस प्रकार से षड्विधम 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो हमारे कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। 6 प्रकार के कारक और 6 प्रकार के भी सूत्र भी, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इस प्रकार के। तो आइए ये जो 6 प्रकार के सूत्र उनके बारे में भी जानते हैं कि कौन से सूत्र क्या बात करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इधर लिख देंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संज्ञा सूत्र पहला कौन सा है? संज्ञा सूत्र। आप लोग संधि अगर पढ़े होंगे तो संधि में मिला है अदेंग गुणा, एक सूत्र है। अदेंग गुणा में अत एंग गुणा मतलब अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है, गुण संज्ञा। तो संज्ञा सूत्र क्या करते हैं? कोई संज्ञा, किसी भी चीज को एक संज्ञा, एक नाम दे देते हैं। ऐसे सूत्र जो मिलते हैं वो संज्ञा सूत्र होते हैं। जैसे अदेंग गुणा मिल जाएगा आपको, वृद्धिरादैच मिल जाएगा, कर्तुरीप्सित, तमाम कर्म भी एक कर्म संज्ञा करता है, इसलिए ये भी संज्ञा सूत्र हो गया। इस तरीके से इस प्रकार के जो सूत्र मिलते हैं उनको हम संज्ञा सूत्र के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा परिभाषा।
परिभाषा सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं, एक पंक्ति है अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, जहाँ पे जैसे 4000 सूत्र हैं तो कहीं ना कहीं 2 सूत्रों में कभी कभी विरोध हो जाता है। तो अगर ऐसी बात आ जाए 2 सूत्रों में विरोध हो जाए तो वहां पे एक नियम बताना होता है कि यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें बताते हैं वो परिभाषा सूत्र बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि यहाँ कोई विरोध नहीं है, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे। तो ऐसे सूत्र होंगे जो अनियम, कहीं पे अनियम हो रहा है, नियम का विरोध हो रहा है, तो वहां पे नियम बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो परिभाषा सूत्रों की होती है। तो अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, इस तरीके से परिभाषा सूत्र होगा। और क्या कहते हैं कि जब आप परिभाषा सूत्रों का जब उल्लेख मिलेगा, कहीं आएगा प्रकरण, तो वहां पे हम लोग इसको विस्तृत रूप में और समझेंगे। तो दूसरा परिभाषा। तीसरा विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या करते हैं? विधि सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा एक विधि सूत्र था। विधि सूत्र का मतलब एक विधान करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, वचन मात्र, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति, एक विधि बता दिए कि विधान कर दिए कि यहाँ ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार के जो सूत्र मिलते हैं उनको हम लोग विधि सूत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र। नियम सूत्र क्या करते हैं? इससे क्या होता है, कभी कभी ऐसे सूत्र मिल जाते हैं जिनका बहुत व्यापक अर्थ होता है। तो व्यापक अर्थ होने का मतलब है कि ये किसी सूत्र ने ऐसी बात कह दी कि उनका बहुत व्यापक अर्थ हो रहा है और कई सूत्रों में वो प्रवर्तित हो रहा है। तो उस कई सूत्रों में प्रवर्तित होने का मतलब ये होगा कि कहीं कहीं उसका विरोध हो जाता है कि यहाँ ये सूत्र प्रवर्तित नहीं होना चाहता। तो वहां पे ऐसे नियम सूत्र, इस तरीके से नियम सूत्र होता है। जैसे नियम सूत्र किस तरीके से नियम सूत्र हो जाते हैं? नियम सूत्र के अंतर्गत रख सकते हैं जैसे कि कोई बड़ा सूत्र है जिसमें बहुत उसका व्यापक अर्थ हो रहा है, लेकिन उस व्यापक अर्थ को संक्षिप्त करके उसके स्पष्ट करना ही नियम सूत्रों का काम होता है। तो नियम सूत्र इस प्रकार, क्योंकि नियम सूत्र अगर कहीं मिलेंगे तो वहां पे उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होंगी ये बातें। यहाँ पे आप सामान्य रूप से 6 सूत्र जानिए और थोड़ी थोड़ी उसकी परिभाषा जानते रहिए कि क्या है। तो नियम हो गया। अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र क्या होते हैं? अतिदेश सूत्र एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है, लोटो लंगवत एक सूत्र मिलता है। तो मतलब कि जैसे लंग लकार है, लेकिन एक सूत्र होता है कि लोट लकार को भी लंग लकार की तरह आदेश कराता है। तो ये क्या हुआ, जैसे जो कुछ नहीं है उस चीज को उस तरीके से बना देना, कुल मिला के जबरदस्ती वाला एक काम है इस सूत्र का। कोई चीज उस तरीके की नहीं लेकिन उस तरीके को बना दें। जैसे ये गोला है, लेकिन अतिदेश सूत्र का अगर मन है तो कहेगा ये वर्ग है, तो ये जबरदस्ती वाला सूत्र है, जबरदस्ती वाला काम करता है। ठीक है। जैसे लोटो लंगवत क्या कहता है, जैसे लंग लकार की एक रूप है, लेकिन वो कहता है कि लोट लकार भी लंग लकार की तरह रूप चलेगा। तो इस तरीके से ये वो कैसा सूत्र हो गया? अतिदेश सूत्र। तो ये अतिदेश सूत्र, ये मतलब कि कुल मिला के जबरदस्ती वाला सूत्र है, थोड़ा ताकतवर सूत्र है, इसको कह सकते हैं हम लोग। इसके बाद अधिकार, छठवां अधिकार है, छठवां सूत्र है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र में क्या है? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वम, मतलब कि अपने देश में, मतलब जैसे यहाँ पे हमने अधिकार सूत्र कारके को लिखा है। कारके कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। तो स्वदेशे मतलब जैसे ये कारके यहाँ जहाँ पे प्रयोग हुआ है वहां पे किसी भी वाक्यार्थ बोध का नहीं करता है। तो स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम, और दूसरे देश में वाक्यार्थ का बोध कराता है। मतलब हम बात क्या कहना चाह रहे हैं, स्वदेशी जैसे कारके ये है, ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। मतलब कारके जहाँ पे प्रयोग हुआ है, संबोधने के बाद कारके प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कारके कोई बात नहीं कहेगा, यहाँ पे सिर्फ ये बात स्पष्ट हुई कारके कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। लेकिन जब आगे चलेंगे हम लोग, जैसे अगला सूत्र पढ़ेंगे कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी हम कर्म संज्ञा कहते हैं। तो वो कर्म कारक का विधान करता, तो वहां पे कारके का क्या कहते हैं? अधिकार चलेगा। तो अपने देश में यहाँ पे कोई अधिकार नहीं, लेकिन अगले सूत्र में क्या करेगा? वो
अगले सूत्र में या बाद आने वाले दिन में अपने वाक्यार्थ का बोध कराएगा कि हम इसलिए वहां पे आए थे। तो ठीक, तो स्वदेशीय वाक्यार्थ बोध शून्यत्व परदेशीय वाक्यार्थ बोध कर्तव्य अधिकार सूत्रम, इस तरीके से ये पूरा। तो अपने देश में इसका कोई अधिकार, इसका कोई वाक्यार्थ नहीं होता, वह सिर्फ प्रवर्तित हो जाता है, लेकिन परदेश बाद में आने वाले सूत्रों में अपने मतलब के अधिकार का प्रयोग करता है और उस सूत्र में इसका स्पष्ट हो जाता है कि ये किस लिए प्रयोग हुआ है। तो अगले सूत्र में कर्तव्य कर्म में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, अधिकार तो क्या काम करता है, तो कारक। तो ये बात तो स्पष्ट है कि क्या है कारक। ये इस प्रकार से 6 प्रकार के हमारे सूत्र हो गए, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अधिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ठीक है, अब एक बात और आपके मन में उठनी चाहिए कि हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से ही कारक प्रकरण का पठन पाठन आरंभ कर दिया था। तो कारक प्रकरण का जब पठन पाठन आरंभ कर दिया तो कारक सूत्र अब क्यों आ रहा है? पहले ही आना चाहिए। जब कारक हम लोग पढ़ रहे हैं तो कारक पहले ही आना चाहिए था, क्योंकि या फिर वो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वो कारक के बाहर है, ऐसी बात है। तो यहाँ पे इस समस्या का समाधान ये है कि कारक जो होते हैं हमारे 6 होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो जो 6 कारक होते उनकी बात अभी तक नहीं आई। आप प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में 6 कारकों में किसी की बात नहीं आई। वहां पे सिर्फ प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का, वहां पे किसी कारक की बात नहीं कि कर्ता कारक कर्म कारक करण संप्रदान अपादान अधिकरण। ये उसके बाद आया सूत्र संबोधने च, संबोधने च में भी किसी कारक की बात नहीं आई, इसलिए उन दोनों सूत्रों में कारक का अधिकार नहीं चलता। अब अगला सूत्र जो आया कारके का अधिकार इसके बाद आने वाले सूत्रों में चलेगा, जैसे कर्तुरीप्सिततमम कर्म में कर्म कारक करेंगे, कर्तृकरणयो साधकतम करणम में करण कारक की बात आएगी, स्वतंत्रतः कर्ता में कर्ता कारक की बात आएगी। तो यहाँ से बाद में जो सूत्र आएंगे वहां पे कारक की बात आएगी, इसलिए कारक का अधिकार यहाँ शुरू हुआ। इसके पहले 2 सूत्रों में कारक की कोई बात नहीं थी, वहां पे प्रथमा विभक्ति की बात थी, इसलिए वहां पे कारक का अधिकार नहीं चला है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 3-4 बातें मुख्य रूप से पढ़ी। पहला, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ शब्द बहुत ही विवादित है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते प्रातिपदिकार्थ क्या है। वहां थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण आपको दे दूं, प्रातिपदिकार्थ क्या है, प्रातिपदिक क्या है। आप लोग उसमें बहुत विद्वानों के बहुत विवाद है, लेकिन हमें बहुत सामान्य जानना है, बहुत विवादों में नहीं पढ़ना है। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक और प्रातिपदिकार्थ जब जुड़ जाएगा इसमें तो प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई। प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिकार्थ क्या है। प्रातिपदिक क्या है, हमने बताया था कि जो मूल शब्द होते, जैसे आप सभी के कुछ ना कुछ नाम होंगे, किसी का काजल नाम होगा, किसी का अंकिता नाम होगा, किसी का अमित नाम होगा, किसी के सबके कुछ ना कुछ नाम होंगे। तो ये आपके नाम जो हैं वो संस्कृत की दृष्टि से उपयोग में नहीं लाए जा सकते जबकि उसको पद ना बनाया जाए। तो जो मूल शब्द हैं, जो आपके नाम हैं, जो हम संस्कृत में प्रयोग नहीं कर पाते, वैसे जो हैं वो क्या कहते हैं कि प्रातिपदिक कहे जाते हैं। जैसे काजल नाम है किसी का, ठीक है, या किसी का अंकिता नाम है, ये कैसे शब्द हैं, मूल शब्द हैं। ये कैसे, या क्या है, प्रातिपदिक है। ठीक है, ये प्रातिपदिक है। और थोड़ा सा स्पष्टीकरण इस बात पे दे दूं, ये 6 प्रकार के सूत्र इनको मिटा दे रहे हैं। तो ठीक, ये क्या हो गया, प्रातिपदिक हो गया। ठीक, अब हम 21 प्रत्यय हम लोग पढ़े, 21 प्रत्यय, सु औ जस, अम औ सस, ता भ्याम घिस, गे भ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओसा, गी ओस सुख। ये क्या है, 21 प्रत्यय हैं। जब हम लोग किसी भी शब्द का रूप चलाते हैं, तो जैसे रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामाय, इस तरीके से इन्हीं प्रत्ययों को लगा के हम वो शब्द बनाते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में है तो ये प्रत्यय लगे, द्वितीया में ये, तृतीया में ये, चतुर्थी में ये, पंचमी में ये, षष्ठी में ये, सप्तमी में ये।
जब तक हम इन प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम उन वाक्यों का कहीं भी प्रयोग संस्कृत में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे काजल शब्द है, ये क्या है? प्रातिपदिक है। क्या है? प्रातिपदिक है। कोई भी मूल शब्द हमने बताया था क्या होता है? प्रातिपदिक। तो काजल शब्द क्या है? प्रातिपदिक है। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग मान लो अब इस प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक को हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो अब प्रातिपदिक को प्रयोग करने के लिए प्रातिपदिकार्थ बनाते हैं। तो वही प्रातिपदिकार्थ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कहते हैं ना प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति। इसी प्रातिपदिक जैसे काजल, इस ये प्रातिपदिक है, इसी का अर्थ बताने के लिए सुविभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? काजल। क्या बन जाएगा? काजल। तो ये हो गया प्रातिपदिक का अर्थ। प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए इसी तरीके से प्रातिपदिक जो है ये, इसी का अर्थ बताने के लिए हम लोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इस सूत्र से। तो वही प्रातिपदिक जो होता है उसको हम संस्कृत की दृष्टिकोण से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको पद बनाते हैं। तो पद बनाने के लिए सुबंत प्रत्यय 21 लगाएंगे या तिगंत लगाएंगे। तो इसीलिए ये जो प्रत्यय लगाते हैं हम लोग, यही प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए। तो हमेशा प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का। ना तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ये सब का नहीं करेंगे। अगर प्रातिपदिक का सिर्फ अर्थ बताना होगा तो उस कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम लोग? प्रथमा विभक्ति। तो यही बात कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये 21 प्रत्यय हैं और इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और 18 प्रत्यय होते जो धातुओं से लगते हैं, 9 आत्मनेय पद में और 9 परस्मय पद में। आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोनों का। सारी बातें जितनी बताएं उसका मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। संस्कृतांबुजम से ही टेलीग्राम चैनल भी रहेगा, उससे आप लोग जुड़ेंगे। 3-4 जो पीडीएफ हमें उसको प्रेषित कर देंगे। परस्मय पद में 9, आत्मनेय पद में 9। तिप्तस्थि, थिप्तस्थ, मिबुअस्मस ये परस्मय पद में 9 प्रत्यय होते हैं। जैसे भवति, भवता, भवंति, भवसि, भवता ये रूप चलते हैं ना, तो ये 9 होते हैं ना। उस तरीके से परस्मय पद में 9 आत्मनेय पद में जैसे ता, ताम, झ, था, सा, थाम, धर, इट, वही, महेंग। जैसे इसका रूप चलता है लभते, लभेते, लभंते, लवसे, लभेते, लबद्धे, लभे, लभा, वहे, लभावे, इस तरीके से। तो ये सुबंत 21 प्रत्यय, ये तिगंत 18 प्रत्यय मिलके क्या होते हैं? पद बनाते हैं। तो वही पद जो होता है उसी का हम लोग संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो वही पद बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रातिपदिकार्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रातिपदिकार्थ। तो वो बात हो गई प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति। उसके बाद अगला सूत्र हम लोग पढ़े संबोधने च। यहाँ पे च का प्रयोग प्रथमा के अर्थ में आया कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, किसी का संबोधन करना हो तो वहां पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे होगा। उसके बाद आया अगला सूत्र कारके, जो एक अधिकार सूत्र था। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इस प्रकार से 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अधिकार सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा कारके के अंतर्गत, तो वो अधिकार सूत्र क्या होता है? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम। इसको हम लिख देते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा आपको। अधिकार सूत्र क्या कहता है? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे परदेशे, परदेशे मतलब परदेश नहीं, दूसरे सूत्र के बाद परदेशे भी बता रहे हैं। परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम, इसको क्या कहते हैं? अधिकार सूत्र की ये परिभाषा है। अधिकार सूत्र क्या होता है? अधिकार सूत्र तो स्वदेशी, स्वदेशी देश मतलब यहाँ पे स्थान से लिया गया है। मतलब जिस स्थान पे ये प्रयोग हुआ है वहां पे वाक्यार्थ बोध में शून्य है। मतलब वाक्यार्थ बोध का कुछ नहीं कहता कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, बस ये पता चल जाता है कि ये अधिकार सूत्र है। लेकिन परदेशी मतलब दूसरे स्थान, मतलब कि जहां से इसका अधिकार सूत्र इसके बाद जब आएंगे जो सूत्र, वहां पे वाक्यार्थ बोधकत्व, मतलब वहां पे वाक्यार्थ मतलब अपने अर्थ का बोध कराता है। तो ऐसे सूत्रों को क्या कहेंगे हम लोग? अधिकार सूत्र। इस प्रकार से 6 प्रकार के कारक, 6 प्रकार के सूत्र कौन कौन से हैं आपको जान रखना। संबंध को हम लोग कारक के अंतर्गत नहीं गिने थे, क्योंकि
कारक की जो परिभाषा थी क्या थी कि क्रियान्वयित्वम कारकत्व, मतलब क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसको हम लोग, या सीधा संबंध, उसको हम लोग कारक के अंतर्गत गिनते थे। लेकिन संबंध जो था उसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं था, इसलिए क्या कहते हैं कि उसको कारक के अंतर्गत नहीं गिनते। जैसे राम का पुत्र पढ़ता है, तो यहाँ पे पुत्र पढ़ रहा है, पुत्र का पढ़ने से संबंध है, लेकिन राम का पढ़ने से संबंध नहीं, इसलिए राम जो है संबंध है, ये कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, ये सिर्फ संबंध में रहेगा। इस तरीके से हम लोग 6 ही कारक संस्कृत में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यहाँ पे वीडियो में जो भी समस्याएं हैं उसको आप लोग बताइएगा। और शोर की दिक्कत है और थोड़ा आवाज की पिछले वीडियो में दिक्कत थी, अगर इस वीडियो में भी दिक्कत रहेगा तो आप लोग बताइएगा। काफी कुछ ठीक कर लिया गया है, फिर भी जो भी दिक्कतें रहेंगी आप बताएंगे, उसको जरूर से जरूर सुधार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।